स्वागत है आप सबका। वेलकम ऑल। कैसे हैं? हम हैं आपके साथ, आपके अमरनाथ। पूछेगा परीक्षा में सवाल, क्या है विलोम का हाल। बहुत दिनों से आप कह रहे थे गुरुजी टॉपिक वाइज पढ़ा दो। हमने कहा ले अब की श्रृंखला टॉपिक वाइज ले ली जाए। तो आज के टॉपिक में हम विलोम शब्द डिस्कस करने वाले हैं। दुनिया में यूट्यूबर्स बड़ी बड़ी महा 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 क्लास करवाते हैं, अमरनाथ मिनी 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 करवाते हैं। तो दिस इज द मिनी कोर्स। टॉपिक वाइज श्रृंखला के मिनी कोर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले कई वर्जन आ चुके हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें प्रत्येक टॉपिक जो 6 टॉपिक आपके हैं एग्जाम के, जिसमें वर्तनी और वाक्य शुद्धि को एक में मिला देते हैं तो 6 दिन में पूरा निपट जाता है, वरना 7 रोज लगे। तो मंडे टू सैटरडे का यह प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस में आप एक टॉपिक रोजाना की दृष्टि से एक सप्ताह लेंगे। तो आइए यह टॉपिक विलोम पढ़ते हैं। तैयार हैं? चलिए। बहुत सारे कंसेप्ट हैं विलोम। जब भी मैं शुरू करता हूं तो एक बहुत बेसिक बात बता देना चाहता हूं कि विलोम का एक बेसिक रूल याद रख लेना, सदा के लिए याद रख लेना। ये नियम जानोगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। नियम है बिरादरी का नियम। और अर्थ का नियम। बिरादरी और अर्थ, इन्हीं दोनों का कॉम्बो लगा लीजिए, आपसे कभी गलत नहीं हो सकता है सवाल। बिरादरी और अर्थ क्या है जानेंगे इस व्याख्यान में। बिरादरी और अर्थ मैं आपके सामने एकदम क्लियर कर दूंगा। तब तक अभी आप जान लीजिए, ये बात धीरे धीरे, आप 1 घंटा हमारे संग रहेंगे, ये आपके सामने एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा कि बिरादरी और अर्थ है क्या। मुद्दे की करते हैं बात, सवाल शुरू करते हैं और ये चर्चा बीच बीच में होती रहेगी। सवाल आपके सामने है, पापी का विलोम क्या होगा? बताओ। पापी का विलोम निष्पापी, पुण्यात्मा, निष्पाप और पुण्य। क्या लगाया जाए? तो गुरुजी पापी का विलोम निष्पापी लगाया जाए, पुण्यात्मा लगाया जाए, निष्पाप लगाया जाए, पुण्य लगाया जाए, क्या लगाया जाए? तो हृदय कह रहा है कि जो गुरुजी पापी है तो निष्पापी कर दो, लेकिन हृदय अगर ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहा है। हृदय को समझाओ, हाँ, दिल को बहलने से मचलने से बचाओ। निष्पापी कोई शब्द नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। निष्पापी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। पुण्यात्मा होता है, माने ऐसी पुण्य करने वाली आत्मा सु पुण्यात्मा। और निष्पाप, तो पापी का विलोम निष्पाप होता है गुरुजी, एकदम डंके की चोट पर। पुण्य भी नहीं होता है। गुरुजी तनिक डिटेल से व्याख्या कर दीजिए तो मजा आ जाए। पाप का विलोम फिर क्या होता है तो सुनो। पाप का विलोम यदि कोई तुमसे कहे कि काम, मान लो कलर रेड लेते हैं, लिखने में मजा आता है। पाप का विलोम कोई तुमसे कहे निष्पाप, तो मत मानना, मत मानना। पाप का विलोम कभी भी निष्पाप नहीं हो सकता। पाप एक संज्ञा शब्द है, निष्पाप एक विशेषण शब्द है। संज्ञा का विलोम विशेषण नहीं हो सकता, संज्ञा का विलोम संज्ञा लाना पड़ेगा। तो पाप का विलोम गुरुजी क्या लिखे? पुण्य लिखिए। नाउ इट इज राइट। पुण्य क्या है? यह भी संज्ञा। तो मास्टर साहब फिर पापी, तो देखो पापी क्या है? पापी का अर्थ हुआ पाप करने वाला, और जबकि पाप वो कर्म है जो किया जा रहा है, तो पाप संज्ञा है और पापी विशेषण है क्योंकि ये पाप करने वाला है, ये विशेषता बताने वाला शब्द। अब इसका विलोम लाए तो गुरुजी निष्पापी है, कोई शब्द नहीं होता है। इस पाप के पहले जब निह शब्द लगाया जाता, निह, तो इसका अर्थ निकलता है पाप रहित। निह पाप यानी बिना पाप के। तो बिना पाप के कोई शब्द तो होगा नहीं, कोई आदमी ही होगा ना। यानी ये निह पाप बल के जब शब्द बनाता है तो बना देता है निष्पाप। तो निष्पाप क्या हो जाता है? विशेषण। वह व्यक्ति निष्पाप है, वह व्यक्ति पापी है। वह व्यक्ति निष्पापी नहीं है, वह व्यक्ति निष्पाप है और वह व्यक्ति पापी है। तो पापी पापी, पापी का विलोम क्या हो जाएगा? निष्पाप। विशेषण का विलोम विशेषण। संज्ञा का विलोम संज्ञा। बिरादरी क्या होती है समझ में आया? समझ में आया बिरादरी क्या होती? संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, और क्या कहते हैं तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, देशज का विलोम देशज। जिस बिरादरी का शब्द होगा विलोम उसी बिरादरी का लिखना पड़ेगा। अगर गड़बड़ लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बात समझ रहे? तो इसलिए दिए गए ऑप्शन में एक ही विलोम पापी का निष्पाप होगा। अब आपके दिल में आवे गुरुजी सही बात,
कुछ और एग्जाम्पल दीजिए ऐसे वाले। तो कुछ बिरादरी बारंबार बता देता हूं, जैसे अपराध लिखा है, अपराध से विशेषण बनेगा अपराधी, अर्थ हुआ अपराध करने वाला। तो अपराधी का विलोम जानते हो क्या होगा? निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। निरपराध वह व्यक्ति जिसने अपराध ना किया हो। निरपराध एडजेक्टिव, अपराधी एडजेक्टिव, अपराध संज्ञा है। अब अपराध का माने खराब काम का कोई एडजेक्टिव विलोम नहीं होता है। सदकर्म या अच्छे कर्म ऐसा कुछ बनाया जाए तो बनाया जाए, अपराध का कोई विलोम बन ही नहीं सकता, मतलब उस तरह से प्रचलित नहीं है। अपराध बुरे कर्म है, अब उसके लिए अच्छे कर्म कोई और शब्द बना लिया जाए, गढ़ लिया जाए, लेकिन परीक्षा में अपराध और अपराध का कोई प्रॉपर प्रचलित विलोम हिंदी में नहीं है। अपराधी का विलोम निरपराध खूब धड़ल्ले से प्रचलित, और यही आया था इस बार के आरोप पेपर में। याद करिए आना, अघ, अघी, अघी। तो अघी का विलोम क्या लिखा दुनिया ने? का अघी का विलोम अनघी लोग लगा रहे थे, नहीं होगा, अनघ होगा। याद रखिएगा, अघ माने होता है पाप, अघ संज्ञा है। अघी क्या हो गया? पापी। अनघी, अनघ क्या हो गया? निष्पाप। अगर निरघ लिखा हो तो भी चलेगा, निअघ माने बिना पाप। तो अनघ लिख दो, निरघ लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि वो निष्पाप ही है। लेकिन आप अघ का विलोम अनघ या निरघ नहीं लिख सकते हैं, अघी का विलोम अनघ या निरघ लिख सकते हैं। तो बिरादरी का नियम पहली बार क्लियर हो रहा है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, और अपराधी का विलोम निरपराध, और अघी का विलोम अनघ या निरघ लिखेंगे। और एक बात और याद कर लें, निरपराधी नाम का कोई शब्द नहीं एग्जिस्ट करता है हिंदी में। हाँ, और अनघी अगर कहीं लिखा हो तो काट देना, कह दो ये शब्द नहीं होता है। रटे तो क्या खाक रटे, जब शब्द नहीं होता है तो क्या रटे। ऐसे ही निष्पापी कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खत्म, बाय बाय टाटा, यादें नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे पापी का विलोम निष्पाप रखेंगे, और अघी का विलोम अनघ याद करेंगे, अपराधी का विलोम निरपराध याद करेंगे। एक सवाल, अब इतने सारे कंसेप्ट, हाय मास्टर बहुत पढ़ाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर पूछ रहा है। चलो अगला सवाल बताओ, अवशेष का विलोम क्या होगा? अवशेष का विलोम क्या होगा? अवशेष का विलोम, ये तो वही सेम चीज लिखी है गुरुजी। व्यग्र माने एकदम भीतर से परेशान, विकृत माने बिगड़ा हुआ। तो मास्टर साहब भले मतलब न जान पावे, लेकिन ऑप्शन तो मैचवा करवाए ले जा रहे हैं, निःशेष लगा दीजिए, क्योंकि वही मिलता जुलता लग रहा है। तो समझिए, शेष माने बचा हुआ, अवशेष माने और जो थोड़ा बचा हुआ, मतलब किसी भी चीज का अब हमेशा नकारात्मक बनाता है, अब उल्टा बनाता है, निगेटिव बना देता है। तो शेष माने बचाओ, अवशेष माने और नीचे, माने और कम बचाओ, बहुत थोड़ा कुछ बच जाए तो उसको शेष या अवशेष कह देते हैं। और निःशेष यानी जो शेष न हो, माने संपूर्ण का भाव देता है निःशेष। ऐसे मतलब आप कोई, जैसे आपके पास मान लो एक कटोरिया चावल है, अब वो कटोरी में से आप ऐसे मुट्ठा भर चावल निकालने, ज्यादातर निकाल ले जाएं तो जो बच जाएगा वो अवशेष बच जाएगा, और पूरी थरिया उठा ले जाएं तब वो निःशेष होगा, वहां कुछ बचपन नहीं करा, वहां संपूर्ण चला गया। उस अर्थ में अवशेष का विलोम क्या ले लेते हैं? निःशेष ले लेते हैं। याद कर लेना, अवशेष का विलोम निःशेष होगा। आओ चले मां साहब अगले सवाल। अब कोई ज्ञानी ये ना कहे गुरुजी बहुत कठिन बना देते हो, सब परीक्षक सवाल है, जाओ घटनाचक्र पलटो, सब मिलेगा। हाँ, लेकिन पलटने की जरूरत नहीं, हम पढ़ाए दे रहे हैं तो काहे पलटो। एकत्र का विलोम दिए गए चार ऑप्शन में क्या होगा? विकीर्ण होगा, विस्तार होगा, संकीर्ण होगा, प्रवीण होगा। तो एकत्र माने गुरुजी इकट्ठा, प्रवीण माने चतुर, संकीर्ण माने सिमटा हुआ, विस्तार माने फैलाव। एकत्र माने इकट्ठा, विस्तार माने फैलाव। लेकिन एकत्र अपने में एडजेक्टिव है, विस्तार अब एडजेक्टिव नहीं है। विस्तार का विस्तृत होता तो एडजेक्टिव होता, विस्तीर्ण होता तो एडजेक्टिव होता, इसलिए इनको खारिज कर दो। विकीर्ण माने फैला हुआ, एकत्र माने इकट्ठा, विकीर्ण माने फैला हुआ। दिए गए चार ऑप्शन में एक एकत्र का विकीर्ण राजी है और कोई राजी नहीं है, इसलिए इसको लगा देंगे। ठीक, याद रहेंगे। अच्छा, यही लिखा होता विस्तृत, विस्तीर्ण, तब दुविधा पड़ जाती विकीर्ण लगाएं कि क्या लगावे, लेकिन वो तो लिखा है नहीं। लिखा क्या है? विकीर्ण माने फैला हुआ। अब जब विकीर्ण की बात करते हैं तो दो बातें बताने का मन करता है। आकीर्ण
विकीर्ण, ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। हरदेव बाहरी जी की किताब जो आपके हाथ में है उसमें लिखा हुआ है, काट दीजिए वो लाइन। परीक्षाएं कई बार पूछ चुकी हैं, आरओ में भी डिस्कस हो चुका है। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं है, आकीर्ण और विकीर्ण समानार्थी हैं। आकीर्ण और विकीर्ण समानार्थी हैं। हाँ, आकीर्ण माने फैला हुआ छितरा हुआ, विकीर्ण माने भी फैला हुआ छितरा हुआ। अच्छा, विस्तीर्ण लिखा हो, इसके भी माने फैला छितरा हुआ। इन सबका एक साथ विलोम संकीर्ण होगा, याद कर लो, संकीर्ण होगा। अब यहां एक कंसेप्ट बनता है, गुरुजी यहां आकीर्ण लिखा होता तो हम क्या कहते हैं, संकीर्ण लिखा होता तो हम विकीर्ण लिखते, आपने तो एकत्र करके पूछ लिया। तो यहां अगली बात, बिरादरी का नियम समझ में आया, संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, तत्सम का तत्सम समझ में आया। अब एक बात और समझिए, वो ये है कि जैसे कायदे से यहां संकीर्ण होता तो आप खट से विकीर्ण लगा देते, तो बिरादरी नहीं दी गई है, तो क्या दिया गया है, तो मतलब यानी अर्थ, मीनिंग दी गई है। अगर सवाल को बिरादरी के कॉम्बो पर नहीं बनाया गया होगा तो उसको अर्थ यानी मीनिंग की दृष्टि से बनाया गया होगा। वहां संकीर्ण लिखा होता तो आप विकीर्ण लगाते, कह आपने रटा है। लेकिन अब नहीं लिखा है तो एकत्र माने इकट्ठा, तो अर्थ देखो कि इसका अर्थ विलोम में कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है फैला हुआ छितरा हुआ। एकत्र विशेषण है, विकीर्ण फैला हुआ छितरा हुआ वो भी विशेषण है, थप्पा मार दो एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। नहीं लिखा है संकीर्ण, हमारी बला से क्या फर्क पड़ता है। तो जो रटा हुआ है वही अंतिम सत्य नहीं है, समझ अंतिम सत्य है, कंसेप्ट अंतिम सत्य है। बात समझ गए। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक के पिताजी यानी कंसेप्ट सब कुछ है। अर्थ जानो, शब्द का अर्थ जानो, परीक्षा में जाओगे तो सब सवाल कराओगे, टेंशन ही नहीं होगी। तो हमको समझ में आ गया आकीर्ण विकीर्ण। हाँ, ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आकीर्ण और विकीर्ण समानार्थी हैं, और हरदेव बाहरी में गलत लिखा, काट दीजिए। ठीक, आओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अनुक्रिया, अनुक्रिया का विलोम क्या होता है। अनुक्रिया तो देखो, किसी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले यदि अनु लग जाए तो अनु माने होता है पीछे पीछे, अनु पीछे पीछे, जैसे अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला, अनुचर पीछे पीछे चलने वाला होता है अनु, तो अनु माने पीछे पीछे। अब अनुक्रिया माने कोई क्रिया हुई उसके पीछे क्रिया, यानी कि क्रिया के साथ चलने वाली क्रिया, या आप बेसिक क्रिया मान ले माने पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने वाली क्रिया। अब इस अनुक्रिया माने क्रिया के साथ चलने वाली। अब ढूंढ, सक्रिया फर्जी लिखा है, सक्रिय लिखा होता तो कोई मतलब होता। प्रक्रिया, यह भी क्रिया और प्रक्रिया प्रोसेस एक ही चीज है। सुक्रिया, तेरी सुक्रिया की अपोजिट बनाओ। अनुक्रिया माने जो क्रिया चल रही है उसके पीछे पीछे, प्रतिक्रिया अपोजिट क्रिया, तो इसलिए अनुक्रिया का विलोम क्या लगाओगे, प्रतिक्रिया लगाओगे। तो अनुक्रिया का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक, आओ जी आगे बढ़ते हैं। अधिष्ठित, अधिष्ठित अधिष्ठाता, अधिष्ठित माने किसी चीज पर कोई चीज स्थापित कर दी जाए, किसी को स्थान दे दिया जाए। जैसे किसी मंदिर में जो देवता की मूर्ति स्थापित होती है तो कहा जाता है कि यह देवता इस मंदिर के अधिष्ठाता। अगर कोई देवी है तो कहा जाता है ये इस मंदिर की अधिष्ठात्री। भगवान को अधिष्ठित किया जाता है, एक बार उस स्थान को दे दिया जाए तो फिर वो भगवान का हो जाता है। अधिष्ठित शब्द ये होता है, राजा गद्दी पर अधिष्ठित किया जाता है, तो अधिष्ठित माने बैठाया हुआ, स्थापित किया हुआ। तो विलोम प्रतिष्ठित सेंस नहीं दे रहा है, निर्दिष्टित नहीं दे रहा है, निश्चित नहीं दे रहा है, अनधिष्ठित। कितना सुंदर शब्द है, अन माने ना, और उसमें जोड़ा गया अधिष्ठित माने जिसको अधिष्ठित ना किया गया हो, वो शब्द क्या बन जाएगा, अनधिष्ठित बन जाएगा। कमेंट में चक्कर पकड़ चल रही है, पढ़ाई करो पढ़ाई, बतियाओ नहीं। देखो अगले सवाल पर, वादी का विलोम क्या होगा। वाद माने मुकदमा टाइप, वादी माने मुकदमा करने वाला, तो विलोम क्या होगा, बदले में मुकदमा करने वाला, मुकदमे का बचाव करने वाला। तो भाई वादी का विलोम प्रतिवादी लगा दीजिए, ये भी कोई सोचने की बात है। विवादी माने झगड़ा करने वाला, आबादी जो क्षेत्र आबाद हो, आदि माने आरंभ होता है। कोई संशय नहीं बचता है कि आप वादी के सिवा किसी और को लगाने।
लगा सकते हैं? नहीं 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 लगा सकते। अच्छा जी, अगले सवाल पर चलते हैं। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बताओ, गजब सवाल है। आवृष्टि का विलोम क्या होगा? आवृष्टि, ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए और चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। गढ़े हैं सवाल हम, ताकि इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न तुमसे गलत ना हो। और चर्चा भी की। देखो, इस कक्षा को पढ़ने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो सवाल एग्जामिनर बनाएगा, जिस कंसेप्ट पर वो सवाल बनाता है, हमें मालूम है। हम वही वही कंसेप्ट गाहे बगाहे गाहे बगाहे इतनी बार तुम्हारी खोपड़ी में ऐसे धर देंगे ना कि परीक्षा में हमारी आवाज कान में सुनाई पड़ती है, ये ना लगा, ये होगा। ऐसे होता है। देखो, आवृष्टि का विलोम होगा, अतिवृष्टि तो नहीं होगा गुरुजी, अल्पवृष्टि भी नहीं होगा, वृष्टि लगा दिया है, ये भी नहीं होगा। आंसर इज डी, अवृष्टि। अगर आप हमारी संगत में रोज रात्रि में बैठ रहे हैं 9:30 बजे, 9:15 से 9:30 के बीच में ये क्लास शुरू हो जाती है, तो अगर आप हमारे संग बैठ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको ये अभ्यास हो रहा होगा कि बड़ा आ पॉजिटिव सेंस देता है और छोटा आ निगेटिव सेंस देता है। मूल शब्द हमारे पास वृष्टि है। वृष्टि माने क्या होती है? बरसात। तो अगर हम कह दें आवृष्टि तो इसका मतलब हुआ खूब बरसना, और अगर हम कह दें अवृष्टि माने ना बरसना। आ गिव्स अ पॉजिटिव सेंस, छोटा आ गिव्स अ निगेटिव सेंस। तो अगर हम कह देते हैं आवृष्टि माने खूब वर्षा और अवृष्टि माने बिल्कुल ले नहीं वर्षा, तो आवृष्टि का विलोम अवृष्टि हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी हम लोग अनावृष्टि पढ़े हैं, वो क्या है? तो वो भी यही है जो अवृष्टि है। अगर हम इस आवृष्टि में, याद रखना, इस आवृष्टि में यहां से शब्द बनाते हैं और हम इसके पहले अन लगा देते हैं। अन माने नहीं, और क्या? आवृष्टि। जब आवृष्टि न हो तो जो वृष्टि है वही आवृष्टि है, दोनों समानार्थी है। जो वृष्टि है वही आवृष्टि है, उसमें पॉजिटिव फोर्स जुड़ रहा है, इसके आगे छोटा लगा के निगेटिव बना दे रहे हैं। तो आप देखिए, जब अन लगाएंगे तो ये आवृष्टि भी निगेटिव हो जाएगा, तब ये शब्द तैयार होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि। तो बच्चा, जो अनावृष्टि का मतलब है वही अवृष्टि का मतलब है। अवृष्टि माने ना बरसना, अनावृष्टि माने ना बरसना, और आवृष्टि माने खूब बरसना, और वृष्टि माने भी बरसना। अतिवृष्टि माने खूब अति में बरसना, अल्पवृष्टि माने थोड़ा बरसना। बरसो, हाँ, झूम झूम के बरसो, चाहे जहां से बरसो, कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया। तो आवृष्टि माने खूब बरसना, अवृष्टि माने ना बरसना। आवृष्टि लिखा हो उसका विलोम अवृष्टि ना लिखा हो, अनावृष्टि दिया हो तो भी लिख सकते हैं। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि लिख देते हैं। अतिवृष्टि भी लिखा हो और ऑप्शन में को अब हमको अर्थ मालूम हो गया। अब हम रट नहीं रहे हैं। हमारे सामने एग्जामिनर एक ही उत्तर तो लिखेगा, दो उत्तर तो नहीं लिखेगा, तो जो सेंस दे रहा है वो हम ले लेंगे। अब अगर ऊपर सवाल में अतिवृष्टि लिखा हो और ऑप्शन में कहीं अनावृष्टि लिखा हो, लगा दीजिए। ऊपर ऑप्शन में अतिवृष्टि लिखा हो, अनावृष्टि ना लिखा हो, अल्पवृष्टि लिखा हो, तो अतिवृष्टि का विलोम अल्पवृष्टि लगा दीजिए। एग्जामिनर जिस सेंस से सवाल बनाएगा उस सेंस से उत्तर दे देंगे, यदि शब्द का अर्थ मालूम होगा। और रट क्या आएंगे तो अनावृष्टि अनावृष्टि अनावृष्टि, यही रहेगा बुद्धि। तो रटना नहीं है, बुद्धि लगाओ, शब्द का अर्थ समझो। वृष्टि माने बरसात, आवृष्टि माने खूब बरसात, अवृष्टि माने ना बरसात, अनावृष्टि माने ना बरसात, अतिवृष्टि माने अति में बरसना, अल्पवृष्टि माने थोड़ा बरसना। रटो नहीं कि कौन किसका होगा। सवाल में जो बनाएगा एग्जामिनर, वहां एक प्रश्न लिखा होगा, अगर अपोजिट पूछे तो एक ही ऑप्शन होगा जो अपोजिट का भाव देगा, उल्टा का। तीनों ऑप्शन थोड़े दे देंगे, तो जो अपोजिट का भाव दिए गए ऑप्शन में दे रहा हो वो लगाया ना। रट के मत रखना कि इसका ये होता है। अर्थ सबका जान गए हो। वृष्टि बरसना, आवृष्टि खूब बरसना, अवृष्टि ना बरसना, अनावृष्टि ना बरसना, अतिवृष्टि खूब बरसना, अल्पवृष्टि थोड़ा बरसना। आइए आगे बढ़ते हैं। आज्ञा पालन से विलोमम किम, आज्ञा पालन का विलोम क्या होगा? तो गुरुजी आज्ञा पालन का आदेश, आज्ञा तो सेंस नहीं बनता, यही दोनों कोई बन रहा होगा। आज्ञा पालन माने आज्ञा का पालन करना। अच्छा गुरुजी, अनुज्ञा माने क्या होता है? अनुज्ञा माने भी होता है आज्ञा का पालन करना। सही बात, हाँ। तो विलोम क्या होगा? अवज्ञा माने आज्ञा को न मानना। उसने मेरी आज्ञा मानी और उसने अवज्ञा की,
अवज्ञा माने जो आज्ञा का पालन ना करे उसको अवज्ञा कहते हैं। अच्छा, अनुज्ञा क्या होता है समझाइए। अनुज्ञा पता है कहाँ देखे हो? कई बार बताया हमने, सरकारी ठेके की दुकान कभी जाइए तो आपको पता चलेगा कि अनुज्ञापी लिखा रहता है। अनुज्ञापी माने सरकार से अनुज्ञा मिलती है कि भैया तुम यह मदिरा यहां बेच सकते हो, और उस अनुज्ञा का पालन करने वाला है कौन? अनुज्ञापी। जो ठेकेदार होता है वो अपना ठेकेदार नहीं लिखता नाम, सरकारी ठेके पे नहीं लिखा रहता, अनुज्ञापी। संस्कृत का हिंदी का बढ़िया शब्द है अनुज्ञापी, माने सरकार की अनुज्ञा का पालन करने वाला आदमी जो अधिकृत है मदिरा बेचने के लिए, वो अपने आप को अनुज्ञापी कहता है। तो आज्ञा पालन का विलोम अवज्ञा हो जाएगा। आज्ञा पालन और अनुज्ञा समानार्थी हो जाएंगे। बात बुद्धि में गई, गुरुजी गई। अगला सवाल, स्वार्थ का विलोम क्या हो? टेलो टेलो टेलो। निस्वार्थ। आओ 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 बताते हैं, सुनो। दान तो नहीं होगा, बलिदानी भी नहीं होगा। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ नहीं हो सकता। ये ठीक वैसे ही जैसे अपराध का निरपराध और पाप का निष्पाप नहीं होता, वैसे ही स्वार्थ का निस्वार्थ नहीं। निस्वार्थ विलोम होता है स्वार्थी का। जो आदमी स्वार्थी है, स्वार्थी विशेषण है, और इसका विलोम निस्वार्थ माने बिना किसी स्वार्थ के रहने वाला। स्वार्थ कैसे बना है? स्व माने अपना, अर्थ माने फायदा। अपना फायदा देखे तो स्वार्थ है, और परम अर्थ माने परमेश्वर से बनी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का अर्थ देखे, फायदा देखे तो परमार्थ हो जाएगा। तो स्वार्थ माने अपना फायदा, परमार्थ माने सबका फायदा करने वाला, तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा। वो बड़े परमार्थी हैं, दुनिया दिन दुखिया, कोई दुखिया आदमी दिख जाता है उसकी सहायता कर देते, कुआं बावड़ी खुलवा देते, लोगों गरीबों के लिए अस्पताल बनवा देते, पानी पिलाने की व्यवस्था करवा देते। तो परमार्थ शब्द माने दूसरे का हित करने वाला, स्वार्थ माने अपना हित करने वाला। स्वार्थ संज्ञा, परमार्थ संज्ञा। परमार्थी परमार्थ करने वाला, परमार्थी विशेषण हो जाएगा, स्वार्थी विशेषण हो जाएगा। तो स्वार्थी का विलोम निस्वार्थ याद रखना, ये विलोम है। स्वार्थी का विलोम निस्वार्थ। कतई स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ नहीं लिख सकते, लिखा है तो गलत लिखा है। स्वार्थ का विलोम परमार्थ याद रखिएगा, यही तो समझना है। और सुनो, 2016-17 तक, 18 तक एग्जामिनर ऐसे ऐसे थे कि वो अरिहंत की किताब उठाएं वही में से सवाल बना देते थे। अब एग्जामिनर को हल्के में न लेना, पढ़ा लिखा एग्जामिनर है, वासुदेव नंदन की किताब उठाता है, बढ़िया बढ़िया मार्के की किताब उठाता है और किताब पढ़ के सवाल बनाता है। क्लेम नहीं कर पाओगे हिंदी में, खोपड़ी हिला देगा। इसलिए कंसेप्ट पढ़ के जाना। गुरुजी घटना चक्र में लिखा है, गुरुजी उसमें आयोग ने माना है। अरे आयोग माना है तो माना होगा, आयोग को सुधारा भी गया होगा, लेकिन चूंकि वो जो आपके पास किताबें आती है उसमें भी लिखा है आयोग ने फलाना माना है। अरे आयोग माने ना माने वही मान लेते हैं, आयोग का नाम लगा के मान लेते हैं। याद रखना, कंसेप्ट पढ़ोगे सही पढ़ोगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए तुम सही रहोगे, ये कॉन्फिडेंस होगा। तो इसलिए स्वार्थ का कभी निस्वार्थ मत पढ़ना। स्वार्थ का विलोम परमार्थ और निस्वार्थ का विलोम स्वार्थी, याद रखना। अगले सवाल, बिरादरी अर्थ समझ में आ गया? ठीक। साध्य का विलोम क्या होगा? साधित, असाधित, दुस्साध्य, कुसाध्य। गुरुजी साध्य का विलोम तो हम लोग असाध्य रटे, असाध्य रटे, आपने तो असाध्य लिखा ही नहीं। साध्य माने साधने योग्य, टू कंट्रोलेबल। किसी चीज को साध लिया जाए तो जो चीज साधने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? साध्य बोलेंगे। अच्छा, साधित माने साधा हुआ, असाधित माने ना साधा हुआ। अब कुसाध्य और दुसाध्य, कुसाध्य माने खराब तरीके से साधा, लेकिन ये कुसाध्य प्रचलित शब्द नहीं है, इसलिए दुस्साध्य लगा देंगे। अब यहां समझिए, असाध्य माने जिसे साधा ना जा सके, और अगर हम दुस्साध्य लिख दें यानी जिसको कठिनाई से साधा जा सके। कैसे? कठिनाई से साधा जा सके। अब सुनो, यही दुस्साध्य विसर्ग संधि से, विसर्ग के बाद सा आवे तो आपका मन करे तो विसर्ग को आधे सा में बदल सकते हैं, तो आप इसको दुस्साध्य लिख सकते हैं। यानी वर्तनी में ये भी सही है, ये भी सही है। इन दोनों के अर्थ में अंतर आ गया। असाध्य माने जिसे साधा न जा सके, और दुस्साध्य माने जिसको कठिनाई से साधा जा सके। बात समझ गए? जैसे अगर आपके सामने सुगम लिखा है
जहां आसानी से जाया जा सके। अब अगर इसका विलोम कोई अगम में लिख दे तो सही है कि नहीं सही है? जहां ना जाया जा सके, अगम में ना जाया जा सके, और दुर्गम लिख दे तो भी सही है। दुह माने कठिनाई से, गम माने जाने योग्य, दुर्गम, जहां कठिनाई से जाया जा सके वो क्या हो जाएगा? दुर्गम। और जहां जाया ही ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अगम में। अगम में कह दो, या हिंदी में अगम कहा जाता है। अगम, ये इसका ये तत्सम चलता है, ये तद्भव चलता है, अगम। अगम तो अगम माने ना जाने, और सुगम, अगम भी विलोम चलता है, अगम में भी चलता है, दुर्गम भी चलता है। अर्थ याद रखना है, अगम में जहां जाया ही ना जा सके, और क्या कहते हैं, दुर्गम, जहां कठिनाई से जाया जा सके। जैसे अलंग है जिसको लांघा ना जा सके, दुर्लंघ है जिसको कठिनाई से लांघा जाए। समझ गए? अनिवार्य जिसका निवारण ना किया जा सके, दुर्निवार जिसका कठिनाई से निवारण किया जा सके। तो दुह कठिनाई का भाव पैदा कर देता है, बस इतना करता है। तो इसलिए साध्य का अगर असाध्य ना लिखा हो तो दुस्साध्य भी लिखा जा सकता है। कुसाध्य किसी प्रकार से प्रचलित नहीं है, इसीलिए हमने कुसाध्य नहीं माना। बात समझ गए? आप क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आंसर नहीं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। बस समय दे दो बच्चा, रोज 1 घंटा बहुत है, और क्या चाहिए जीने के लिए? रोज मिल जाती है पीने के लिए। आइए अब अगले सवाल पर। सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख सामने है मुंह, तो बहिर्मुख बाहर है मुंह, अंतर्मुख अंदर है मुंह, निर्मुख फर्जी है, विमुख अपोजिट है मुंह। लगा दे। सम्मुख सामने, विमुख अपोजिट। कहीं देखने का मन है तो सम्मुख और मुंह घुमा लो, तो विमुख हो जाएगा। तो सामने सामने मुख तो सम्मुख, और मुंह घुमा लो तो विमुख। तो सम्मुख का विलोम विमुख, बाकी सब फर्जी, बाकी सब फर्जी। अगला सवाल, सलज्ज का विलोम क्या होगा? सलज्ज। सलज्ज माने लज्जा के साथ। सलज्ज माने जिसके भीतर लज्जा है। स माने साथ, लज्ज माने लज्जा, तो लज्जा के साथ क्या हो जाएगा? सलज्ज। विलोम क्या लें? अजल, संलग्न ना गुरुजी, लज्जा ना गुरुजी, निर्लज्ज, बिना लज्जा के। सलज्ज माने लज्जावान, लज्जा के साथ। निर्लज्ज माने जिसमें लज्जा न हो। तो सलज्ज विलोम निर्लज्ज याद कर लीजिएगा। रित का विलोम क्या होगा? अरित, अरित, अनृत, आर्जव, कौटिल्य। तो सुनो, एक शब्द होता है रिजु। रिजु माने होता है सीधा, और रिजु का जो विलोम होता है, विलोम वो होता है कुटिल। इसका अर्थ है टेढ़ा। इसी रिजु से एक संज्ञा शब्द गढ़ा गया, आर्जव। अर्थ होता है सीधापन। तो एक विलोम तैयार हो जाता है, कौटिल्य माने टेढ़ापन। कौटिल्य माने टेढ़ा, कुटिल माने टेढ़ा। तो ये गुरुजी आर्जव कौटिल्य तो आपस में अपोजिट है। अब अरित माने कि अनृत माने? तो सुनो, जब रित का विलोम बनाएंगे तो रित का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये जानो, रित माने होता है सत्य। इसका विलोम क्या बनेगा? अन लगाओ इसके पहले, अन और रित, तो शब्द बनेगा अनृत। अनृत माने असत्य अर्थात झूठ। तो रित का विलोम सदैव अनृत याद रखना। अब आपके मन में आएगा, गुरुजी छोटा है लगाने से भी तो निगेटिव बनता है, अरित का है नहीं माने? तो एक रूल जानो, ये हिंदी में आ और अन का बड़ा गजब रूल है, नोट कर लो। आ जब भी उपसर्ग लगेगा तो व्यंजन के पहले जुड़ता है, और अन जब भी जुड़ता है तो स्वर के पहले जुड़ता है। दोनों निगेटिव बनाते हैं।
आ भी निगेटिव बनाता है, अन भी निगेटिव बनाता है, लेकिन जब अन जुड़ेगा तो स्वर के पहले उत्साह, छोटा ऊ से शुरू है, स्वर है अनुत्साह। उदार, छोटा ऊ से शुरू है, अनुदार। इच्छा, छोटी से शुरू है, स्वर है अनिच्छा। तो रित, री क्या है, स्वर है, तो विलोम क्या अरित होगा कि अनरित होगा गुरुजी, अनरित होगा, इसलिए अनरित। दिस इज द सेम रूल विच अंग्रेजी कंप्लाइज। What अंग्रेजी says? अंग्रेजी says use a before consonant and use an before vowel. An elephant, an umbrella. बात समझ में आ रही है? हाँ ये संस्कृत है जो हिंदी में वो अंग्रेजी में गई है। हाँ, उनसे हम नहीं है, हमसे वो हैं। बात समझ में आ रही है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो रित का विलोम अनृत याद रखिएगा, अरित कोई शब्दवय नहीं बनेगा, इसलिए इसको काट दिया जाना चाहिए। रख कंप्यूटर अगला सवाल। पूर्व का विलोम क्या होगा? मास्टर साहब आप भी क्या जालिमाना सवाल बना देते हैं। पूर्व का विलोम क्या? तो गुरुजी पूरब दिशा का विलोम पश्चिम होता है। आपने ऑप्शन में कहीं पश्चिम लिखा है नहीं, उत्तर दक्षिण तो लिखा है, तो उत्तर दक्षिण तो नहीं होगा। तो पूर्व का एक का अर्थ नहीं है कि पूर्व दिशा। पूर्व का अर्थ है एक दिशा का नाम है पूर्व, और पूर्व का अर्थ होता है पहले। यह भी याद रखिएगा, आपने पढ़ा है ना, पूर्ववर्ती सम्राट माने जो पहले हुए सम्राट। तो पूर्व माने पहले, पूर्व काल की बात है, पहले समय की बात है। तो अगर पूर्व का अर्थ हुआ पहले, तो यहां देखो किसी का अर्थ है बाद, आगामी माने आने वाला, जबकि पश्चात माने बाद। तो बस लगा दो ठप्पा। द रूल इज किंग। नियम क्या कहता है? बिरादरी ना मिले, प्रचलित ना मिले तो अर्थ खोजो अर्थ। तो पूर्व का ये वाला अर्थ नहीं मिल रहा, तो ये वाला अर्थ मिला, पूर्व माने पहले। अर्थ क्या निकला? बाद, तो पश्चात हो जाएगा बाद। एक शब्द बतावें, दग जाए खोपड़ी, रटंत विद्या फेल हो जाती है, इसीलिए रटंत विद्या फेल हो जाती है। देखो पूर्व के कितने विलोम लिखे जा सकते हैं? पूर्व का विलोम, तो पूर्व का विलोम पहला पश्चिम याद कर लो, पश्चिम, ठीक। पूर्व का दूसरा विलोम याद कर लो, उत्तर। और पूर्व का तीसरा विलोम याद कर लो, पश्चात। हाय करम, ये तीन विलोम है। ये है दिशा के संदर्भ में, दिशा के संदर्भ में। उत्तर माने बाद का, पश्चात माने बाद का। आपने पढ़ा पूर्ववर्ती मुगल सम्राट, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। एमए का पूर्वार्ध, एमए का उत्तरार्ध। दैट उत्तर हैज ऑल्सो अ मीनिंग ऑफ बाद वाला, बाद वाला। तो याद रखिएगा, उत्तर माने बाद का, तो पूर्व के विलोम में यह भी मिल सकता है। पश्चात माने बाद का, तो पूर्व के विलोम में यह भी मिल सकता है। और पूर्व का विलोम पश्चिम तो होते हैं गुरुजी, दिशा के संदर्भ में। उसको कौन बदल देगा? कोई नहीं। चले अगले सवाल पर। ऊपरी का विलोम क्या होगा? ऊपरी माने ऊपर, ऊपरी माने ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ऊपर तो उसका समानार्थी हो जाएगा। नत माने झुका हुआ, इसी नत से दो शब्द बनाए जाते हैं, उतनत माने उन्नत, उत्धन्नत, और एक शब्द बनता है अवधन्नत। उत माने ऊपर की ओर झुकाव अर्थात उन्नत, और अव माने नीचे की ओर, नत नीचे की ओर झुका होगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? अवनत। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। विलोम उन्नत माने ऐसे मुहा ऊपर,
झुकाव ऊपर की ओर, अवनत माने नीचे की ओर झुकाव, अव माने नीचे, नत माने झुका, उत माने ऊपर, नत माने झुका, तो ऊपर की ओर माने चढ़ान और अवनत माने ढलान। तो उन्नत ऊपर की ओर, अवनत नीचे की ओर। तो नत माने खाली झुका होता है, मूल शब्द है। तो बचा क्या गुरुजी? नीचे। अरे नहीं, नीचे ऊपर लिखा होता तो नीचे मान लेते। उत्तर क्या होगा? अधः। ये वही अधः है। अधः माने क्या होता है? नीचे। जब आप अधः में गति जोड़ देते हैं तो यही अधोगति बना देता है। अधः में गति जोड़ते हैं तो यही शब्द क्या बना देता है? अधोगति बन जाता है। अधोगति माने जो गति नीचे की ओर हो उसको अधोगति बोलते हैं। जो गति नीचे की ओर हो उसको अधोगति बोलते हैं। तो अधः जब भी कभी देखना तो संस्कृत का शब्द है अधः। अधः माने नीचे, संस्कृत का शब्द है ऊपरी, ऊपर माने ऊपर। तो ऊपरी अधः, अधः ऊपरी, ये जोड़ा लगा लीजिएगा। इसीलिए ऊपरी लिखित कहीं लिखा हो माने ऊपर लिखा हुआ, तो इसका विलोम क्या बना सकते हैं? अधोलिखित भी बना सकते हैं। अधोलिखित माने नीचे लिखा हुआ, और निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ, ये दोनों लिख सकते हैं। निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित माने नीचे लिखा हुआ। अपोजिट में ऊपरी लिखित माने ऊपर लिखा हुआ। अगले सवाल पर, परकीय का विलोम क्या होगा? परकीय, तो परकीय माने दूसरे का, और स्वकीय माने अपना। परकीय माने दूसरे का और स्वकीय माने अपना। स्व माने अपना, पर माने दूसरे का। अच्छा और समझिए, इसी पर में इस परकीय को स्त्रीलिंग बना दो तो बन जाएगा परकीया, और ये बना देगा आपका एक वाक्यांश। और इसका विलोम होगा स्वकीया, यह भी बना देगा एक वाक्यांश। परकीया माने दूसरे की पत्नी, ये वाक्यांश में पूछा जाता है। स्वकीया माने अपनी पत्नी, ठीक? अपनी स्त्री स्वकीया है, दूसरे की परकीया है। पर नारी, अपनी नारी। तो परकीया और स्वकीया वाक्यांश में भी मिलेंगे। परकीया और स्वकीया एक दूसरे के विलोम भी हैं, और मूल शब्द है परकीय और स्वकीय। परकीय माने दूसरे का, स्वकीय माने अपना। क्लियर है? एक एक सवाल में मां कंसेप्टवा ठुसे हैं। अब बताओ खाली विलोम पढ़ रहे हो? नहीं गुरुजी, वाक्यांश हुआ जा रहा है। तो इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं हिंदी। अब तुम सिपाही दे रहे हो कि दरोगा दे रहे हो, कि एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हो, और कि तुम पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हो, कि तुम आरओ के लिए तैयारी कर रहे हो, प्री की चाहे मेंस की, हिंदी पढ़ाते हैं हम। मत बांटो मुझे सिलेबस में, हम हिंदी पढ़ाते हैं। ये तुम्हारी खोपड़ी उतर जाएगी, खाली पढ़ लो। अगला सवाल देखो, ज्ञानी का विलोम क्या होगा? ले गुरु जी, इतने कठिन कठिन पूछ के अब सरल सरल पे आ गए। हाँ, सज्ञानी कुछ नहीं होता है, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी। ज्ञानी माने ज्ञानवान, देखो बड़ी लगाओ तो वाला बन जाता है। ज्ञानी ज्ञान वाला, ज्ञानवान। अज्ञानी जिसके पास ज्ञान नहीं है। हम बहुत ज्ञानी, वही बहुत अज्ञानी, वही बहुत ज्ञानी, हम बहुत अज्ञानी। कभी क्या कहते हैं, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। आइए, अंतिम का विलोम क्या? बढ़िया सा, अंतिम का विलोम। आरंभ, प्रारंभ, अनंतिम, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण तो मास्टर साहब फैला हुआ होगा, तो ये तो हटा देते हैं। तो सुनो, बिरादरी पूछो ये अंतिम कौन बिरादरी? अंतिम माने आखिरी वाला। आरंभ माने आरंभ वाला नहीं, आरंभ माने शुरुआत। प्रारंभ माने प्रारंभ वाला नहीं, शुरुआत। अगर ये आरंभिक या प्रारंभिक लिखे होते तब ये इसकी बिरादरी से मैच करते। अच्छा, अंत लिखा होता तो आरंभ लिखते। क्या गजब खेला है हिंदी का। आरंभ का विलोम अंत लिखेंगे, अंतिम का विलोम आरंभिक लिख सकते हो, वो लिखा नहीं है तो कहां से लाएं? तो जो अर्थ देगा और सही देगा वही पकड़ेंगे। अनंतिम, हाउ दिस वर्ड इज मेड? अन माने नहीं है, जो अंतिम उसको बोलते हैं अनंतिम। जी, अनंतिम सरकार का गठन हुआ, माने ये अंतिम नहीं है, इसके बाद फाइनल आवेगी। काम चलाऊ
अनंतिम, जो अंतिम नहीं है, दिस इज नॉट फाइनल, ये बस अभी व्यवस्था कर दी गई है। जब अनंतिम शब्द का प्रयोग किया जाए कहीं भी तो समझ जाइएगा कि ये अंतिम नहीं है, इसके बाद अंतिम आएगा। तो अंतिम का विलोम अनंतिम लगा सकते हैं अगर आरंभिक नहीं दिया है तो। अगर प्रारंभिक नहीं दिया है तो फिर अंतिम का विलोम अनंतिम लगाए। ठीक, आओ जी, ह्रस्व का विलोम क्या होगा? ये तो वर्णमाला से याद होगा आपको, है? याद है होगा। ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। ये तो वर्णमाला में जिस ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, तो ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, हास माने कमी, विषाद माने दुख की अत्यंतिक अवस्था, अहित माने जब कोई हित न हो तो अहित। कोई विशेष अर्थ नहीं, इसमें कोई समय लगाने वाली बात नहीं। ह्रस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। लघु का विलोम क्या होगा? लघु, लघु माने छोटा, तो विलोम में दीर्घ तो बड़ा। क्या गुरु जी? गुरु भी होगा। हाँ, गुरु माने भी बड़ा। पढ़े नहीं हो मात्रा में, लघु मात्रा गुरु मात्रा, गुरु माने बड़ा, तो गुरु माने भी बड़ा और लघु माने और दीर्घ माने भी बड़ा। और जब दोनों ऑप्शन में लिखें तो उत्तर आपको ए और बी दोनों लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर ने बनाया सवाल की ए और बी दोनों, एक बनाया सवाल। और ये हम इसलिए भी पूछते हैं। एक सवाल और बता दो, फिर बताते हैं हम क्यों पूछे गुरु लघु। गुरुत्व का विलोम क्या होगा? गुरुत्व तो लघुत्व नहीं, लघु नहीं, लघु होता तो विलोम होता गुरु या दीर्घ। लघिमा तो विलोम होगा गरिमा। अब कोई दीर्घिमा नहीं है, यह सिद्ध करता है कि लघु का बहुत तगड़ा जोड़ा गुरु से है। दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व भी। दीर्घ का विलोम ह्रस्व चलता है, ज्यादा प्रचलित चलता है, लेकिन लघु के लिए गुरु और दीर्घ दोनों हो सकता है। लेकिन लघु का असली जोड़ा तो गुरु से, गुरु माने बड़ा भारी। लघिमा से गरिमा, गरिमा से लघिमा, और लघुत्व होगा तो विलोम क्या बनाएगा? गुरुत्व। लघुत्व माने छोटापन, गुरुत्व माने बड़ापन, बड़प्पन। रुक भाई, लघु गुरु, लघुता गुरुता, लघुत्व गुरुत्व, लघिमा गरिमा, लाघव गौरव। हाय बिरादरी, हाय बिरादरी, देखो पूरी बिरादरी देखो। लघु गुरु, लघुता गुरुता, लघुत्व गुरुत्व, लघिमा गरिमा, लाघव गौरव। बात समझ में आ रही? एकदम आ रही। तो बच्चा, गुरुत्व का विलोम जो होगा वो दिए गए 4 ऑप्शन में जो बेस्ट है वो लघुत्व होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो आप समझ में आ गया, लघु का विलोम गुरु। अब यही मैं समझाना चाहता हूं, रटो मत। ह्रस्व लिखा हो तो माने छोटा, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। जो चारों ऑप्शन में मैच करे वो लगा दो। रट के जाओगे तो दिमाग कंफ्यूज होगा। याद करोगे हमारे गुरु जी ने क्या रटाया, ये तुम्हारे गुरु ये वाले रटाते नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि खोलते हैं, उसके अंदर अर्थ रख देते हैं। अब ऑप्शन जो आएगा, एग्जामिनर जो बनाएगा वो बना लेना। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपके मन में आवे कि गुरु जी अगला सवाल क्या है आज का, तो वो भी नीति का विलोम क्या होगा? कुनीति। अब सेंस आ गया होगा अब तक। नीति का विलोम कुनीति, रणनीति, सुनीति, अनीति। नीति माने कोई नियम आदि अच्छे से बनाना, तो रणनीति माने युद्ध की नीति, सुनीति माने अच्छी नीति। नीति और सुनीति तो पॉजिटिव अर्थ हैं दोनों। नीति माने नीति और सुनीति माने अच्छी नीति। कुनीति माने खराब नीति, अनीति माने नीति न होना। तो आप समझिए, कुनीति वह प्रचलित शब्द नहीं है। अनीति, नीति माने अच्छी नीतियां, अच्छे नियम, और अनीति माने नियम का न होना। तो इसलिए जो नीति के लिए वाजिब है, जो प्रचलित है, वो नीति के लिए अनीति ही प्रचलित है, और कोई नहीं लगाइए। बात समझ गए? तो आज 20 के बजाय 22 लगा देने का मन था। आपके मन में आवे कि जितनी तफसील से मास्टर पढ़ा रहे हैं, कहीं इनसे पूरा विलोम पढ़ने को मिले, पूरा पर्यायवाची डिटेल से पढ़ने को मिले, पूरा वाक्यांश पढ़ने को मिले तो मजा आवे। यदि आपके मन में ऐसी इच्छा आवे तो खाली उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमने ये ऐप बनवाया है, हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ।
आप ये गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर लीजिए तो उसमें आपको तमाम बैच दिखेंगे। जैसे एक RO का सचिवालय बैच है, दक्षिणा मात्र 501 रुपया है। इसमें सारे चैप्टर 56 वीडियो, सिलेबस टॉपिक कितने 7, मतलब 6 मान लो, और वर्तनी वाक्य अलग कर लो तो 7, और टॉपिक कितने 56 घंटे का पूरा डिटेल कोर्स रिकॉर्ड है। आप इसको डाउनलोड करिए, एक एक अध्याय पढ़ते चले जाइए। हर संडे हम करते हैं मुलाकात और लेते हैं एक लाइव क्लास, ताकि इसको पढ़ते समय कोई डाउट आवे तो हम आपका डाउट बता दें। और अगर आपके मन में लगता है कि नहीं गुरुजी हमको लग रहा है कि जीएस भी अच्छे से तैयार है और प्रीलिम्स भी अच्छे से तैयार हो गया है, मेंस देने की संभावना है या पिछले मेंस देते रहे हैं, तो आपको अभी से आलेखन और निबंध भी तैयार कर लेना चाहिए। यह लाइव चल रहा है, सवेरे 9 बजे ये कोर्स चलता है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी करना चाहते हैं तो। ऐसे ही यदि आप सीसैट देने वाले हैं, पीसीएस, और सीसैट में डर लग रहा है गुरुजी कहें सीसैट हम न गड़बड़ा जाए, तो हिंदी और रीजनिंग, ये मास्टर रीजनिंग के हैं, ये हम हिंदी के हैं, हिंदी और रीजनिंग का अगर कॉम्बो आप पढ़ लेंगे तो 40 से 50 नंबर हिंदी और रीजनिंग का आता है। ये 40 से 50 नंबर हिंदी और रीजनिंग यदि आप पढ़ लेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप खत्म, मतलब सीसैट का डर खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते हैं सीसैट का डर खत्म करना, तो ऐप पर यह सुविधा आपके लिए अवेलेबल है। बाकी एक टेस्ट सीरीज जीएस की चल रही है, नियमित चल ही रही है, और बाकी एक जूनियर असिस्टेंट का बैच है, एक आधार बैच है। 15 सितंबर से बैच रिलॉन्च हो रहा है, और आधार बैच मतलब हिंदुस्तान में आने वाली किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए बैच। बस इसमें साहित्य नहीं है, वो वाला डिटेल टीजीटी पीजीटी जेआरएफ नेट का, बाकी व्याकरण जितना है सब है, संधि समास रस छंद अलंकार सब है, और भाषा लिपि विपि दुनियादारी सब है। तो बच्चा ये आज की छोटी सी मुलाकात है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद फीस संबंधी कोई सवाल जवाब मन में आ रहा हो तो आप चाहें तो ये वाला नंबर दोनों में से कोई आप डायल करके या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बता जाइएगा। लाइक ना किए हो तो जाते जाते लाइक कर देना। खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो, यही शुभकामना ईश्वर से। टाटा बाय बाय। ठीक, चल बहुत बहुत धन्यवाद। कल का टॉपिक वाक्यांश के लिए शब्द, कल का टॉपिक वाक्यांश के लिए शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखेंगे या वाक्यांश ही लगा देंगे, मतलब अभी पूरा हफ्ता क्या चलना है, ऐसे 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 टॉपिक चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।